रिकॉर्डिंग क्लब में सभी साथियों को अजमेर से जयवंती आसवानी का नमस्कार। शुक्रवार 1 फरवरी 2019 आप सबके साथ हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 33 लेकर। साथियों, हमेशा ये सोचती हूँ और कई बार हर्षिता जो कि राजस्थान पत्रिका के रीडर हैं और मेरी बेटी है जिनका कि जन्म 2001 8 फरवरी को हुआ था, तो कई बार उनसे मैं कहती हूँ कि जब भी जीवन की जिम्मेदारियों से मैं फ्री हो जाऊंगी और मेरे पास समय होगा, हालांकि समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी कि जब मैं फ्री होंगी और मेरे पास समय होगा तो मैं एक किताब लिखूंगी और मेरे जीवन में जो भी हुआ, अच्छा बुरा, शिक्षा, अपने गृहस्थ जीवन, बचपन, जो भी मतलब सारी चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी में जो होता है वो सब चीज़ें मैं सारा बड़ा ही ज़रूर कागज़ों पर उकेरूंगी जब मुझे ऐसा समय मिलेगा। हालांकि पता नहीं वो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब, तो देखा जाए तो मेरे लिए उस किताब को लिखने में बड़ी मदद करेगी। क्योंकि जब सर ने मुझे कहा था तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था, नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है मेरे साथ, तो कुछ याद रहता है नहीं, हाँ यही हुआ था, और कई चीज़ें ऐसी होती कि भूल भी जाते हैं, उसे बाद में फिर ऐड करना पड़ता है। तो इन सब गलतियों के लिए आप सबसे सॉरी कह देती हूँ पहले से ही। तो इसके अतिरिक्त एक बात और आज कहना चाहूँगी साथियों कि सर ने ग्रुप में मैसेज भी भेजा था रिकॉर्ड करके कि 2019 से हाँ ग्रुप में हालांकि बहुत अच्छी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है जो कि हम सब के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अन्य पत्रिकाएं आती हैं जैसे कि कई बार हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे एक्सपोज और परिवार, रविवार को भी कुछ रंगीन पेपर आता है जिसे कि पहले रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, और अभी जनवरी माह से वो सभी पत्रिकाएं जो है वो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजी जा रही है। तो मेरा ये विशेष रूप से निवेदन है आप सभी से कि आप समय निकाल कर थोड़ा सा उन पत्रिकाओं को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि वो पत्रिकाएं बहुत उपयोगी हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए, रहन सहन के लिए, हमारे सेहत के लिए। जो भी मौसमी बीमारियां आती है उनसे हम अपने आप को किस तरह से बचा कर रख सकें, किस मौसम में किस तरह का खान पान हमें लेना चाहिए, और भी बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी अगर आप पढ़ेंगे उसको स्वयं, तो और अच्छे से उन पत्रिकाओं को समझ पाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले तो प्लीज़ इन पत्रिकाओं को सुनिए। तो साथियों, आज शुरुआत करती हूँ वहीं से जहाँ पर कि पार्ट 32 मैंने समाप्त किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अपने जीवन में सुचारू रूप से किसी कार्य की तलाश में थी मैं, और जब रीडिंग से मुझे कोई उम्मीद नहीं रही तो मैंने अपने मन से स्कूल में रीडिंग करने का विचार जो था वो त्याग दिया, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका था मुझे कोशिश करते हुए। हर उस व्यक्ति से मैंने निवेदन किया जिसे कि मैं जानती थी, जिससे मैं कह सकती थी रिकॉर्डिंग के लिए, रीडिंग के लिए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आई और ना ही सुचारू रूप से ये काम सन 2001 से लेकर 2007 तक कभी शुरू हो पाया।
बस वही कॉलेज के स्टूडेंट जो थे वो साल में 3-4 महीने और कभी कभी बीच में भी 1 या 2 मेरे पास रीडिंग के लिए आते थे और मैं उन्हें रीडिंग करवा देती थी। लेकिन मेरे लिए जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी ऐसे काम की तलाश थी जो कि वर्ष पर्यंत चलता रहे, तो कसीदे का काम जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा तो मेरी जो माताजी थी उन्होंने मुझे समझाया कि कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो तो सिर्फ उसके एक ही पक्ष पर ध्यान न देकर अच्छी तरह से उसके बारे में विचार करो। और जब उन्होंने जो मुझे बातें बताई तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये तो बात सही है। मैंने सिर्फ वही सोचा जो कि मैं सोच रही थी, सिर्फ कि हाँ ठीक है, मैं कसीदा करूँगी और उससे जो है मेरी इनकम होगी, लेकिन उससे नुकसान भी हो सकता है, ये मैंने नहीं सोचा। तो इस काम को भी मुझे एक तरह से कह सकती हूँ कि नहीं करने का निश्चय मैंने किया कि नहीं, ये काम जो है वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन अब उसके बाद क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये तो निश्चित था कि मुझे कुछ करना है। तो न जाने क्यों मन में ऐसा विचार आया कि जब मैं स्टूडेंट्स को रीडिंग करवाती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रह जाती हैं, और मुझे पढ़ने में भी बहुत रुचि है, तो क्यों ना मैं पढ़ाई स्टार्ट कर लूँ और कक्षा 12 की परीक्षा एक बार दी जाए। अगर कुछ समय तक अच्छे से एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है कि सफलता जरूर मिलेगी। इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लूँगी, फेल तो नहीं होंगी कम से कम। लेकिन पढ़ाई शुरू अगर मैं करती हूँ तो समय में वैसे ही मैं कोई काम बाहर जाकर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ जो थी वो भी एक स्कूल में जॉब करते थे और वो स्कूल सिटी में थी। उसका टाइमिंग बहुत जल्दी का था, सुबह 6:30 पौने 7 बजे वो निकल जाते थे और आते आते शाम को 4 बज जाती थी। तो ऐसे समय में मेरा घर से बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी मुझ पर ही थी। हाँ, अगर रीडिंग का काम मुझे मिल जाता तो शायद शाम के समय में जा सकती थी स्कूल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तब पढ़ाई जो मैंने स्टार्ट करने का निर्णय लिया, उस समय में कुछ और काम शुरू नहीं कर सकती थी। इसके लिए मुझे ये कहिए कि काफ़ी समय चाहिए था। लेकिन अब मैंने कहा ना, हर बार असमंजस की स्थिति आ जाती थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये निर्णय भी मेरा सही होगा या नहीं होगा। तो उस समय हमारे पास में ही, मैंने बताया था कि बुद्धा भैया रहते थे, तो वो अपने कॉलेज की ही पढ़ाई कर रहे थे। उसमें बीएड वगैरह शायद उनका चल रहा था। तो उनसे मैंने इस विषय पर बात की, तो उन्होंने मुझे राय दी कि आपने जो भी सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है और अपने इस निर्णय पर आप अटल रहना। अब इस विचार को आप बिल्कुल भी बदलना मत। हाँ, कुछ समय परेशानी आएगी, लेकिन अगर कक्षा 12 आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेते हैं तो बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो उनकी बातों ने मेरा काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ाया और मुझे भी लगा कि चलो, मेरा सही निर्णय है और मुझे पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपने परिवार वालों से बात की, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि हाँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो।
अब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले समस्या ये थी कि बहुत सालों बाद मैंने वापस अपनी पढ़ाई शुरू की थी। तो जब फॉर्म भरने का समय आया, अगस्त या सितंबर माह था वो, और स्कूल अजमेर में सेंट्रल गर्ल्स नाम से स्कूल है, वहाँ जब मैं गई एडमिशन के लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी लंबे समय बाद आप वापस पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसके लिए स्कूल में एक एफिडेविट जमा करवाना होगा। और मेरी 10th की मार्कशीट कहीं मिस हो गई थी, तो वो भी मुझे बोर्ड से उस समय डुप्लीकेट निकलवानी पड़ी। लेकिन ये काम मैंने सबसे पहले यही किया कि एफिडेविट भी कोर्ट से तैयार करवाया और बोर्ड से डुप्लीकेट मार्कशीट भी मैंने निकलवाई। और फॉर्म सबमिट करने का जब अंतिम दिन आया, हालांकि पहले से ही मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं से मेरी फीस की व्यवस्था हो जाए, लेकिन परिवार वालों ने उस समय कोई साथ नहीं दिया और अपने हस्बैंड से फीस मांगना बेकार था, क्योंकि मुझे पता था, अच्छी तरह से परिचित थी इस बात से कि वो व्यक्ति किसी प्रकार से मेरी मदद नहीं कर सकता। और सच कहूँ साथियों तो ये उम्मीद मैं बहुत पहले ही ख़त्म कर चुकी थी। सन 2004 या 5 की बात है, सन में थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं, जबकि हम परिवार से अलग हुए थे और ये परिवार की सहमति से ही हुए थे, या यूं कहिए कि कर दिए गए थे कि अगर परिवार से आप कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे तो शायद ये अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं। तो उस समय हम अपने घर से अलग हुए, किराए का रूम हमने लिया और वहाँ पर रहने लगे। तकरीबन 6 या 8 महीने हम अलग रहे, लेकिन इन 6-8 महीनों में कोई परिवर्तन मेरे हस्बैंड में तो नहीं आया। किसी एक भी जिम्मेदारी को उन्होंने ना समझा ना निभाया। ऐसी परिस्थितियां, जबकि मैंने निर्णय लिया एक ऐसी जगह जॉब करने का जहां पर कि कोई महिला जाना पसंद नहीं करती, उस समय में भी जब उस इंसान ने मुझे नहीं रोका, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी, उस दिन मुझे लगा कि सब बेकार है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस व्यक्ति में कोई चेंज नहीं आ सकता। और वो जगह जहाँ की मुझे जॉब करना पड़ा, वो थी एक शराब बनाने की फैक्ट्री, जिसमें कि कांच की जो बॉटल्स होती हैं वो वॉश की जाती हैं। और भी महिलाएं हालांकि वहाँ आती थी, कुछ बहुत ही कम जॉब करने, और उन भैया के परिवार में भी जो महिलाएं थी वो भी ये काम करती थी, लेकिन मेरे नज़रिए से तो ये काम किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। लेकिन ये कहिए कि मेरी परिस्थितियां जो है उस समय ऐसी थी कि मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। और मेरी फैमिली को मैंने इन बातों से अवगत नहीं कराया था, क्योंकि कब तक आखिर में उनसे मदद लेती। तो मैंने अपने परिवार में ये बात किसी से भी नहीं कही कि मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ। लेकिन उस फैक्ट्री में होता ये था कि पानी में जब बॉटल्स को वॉश किया जाता था तो उसमें एसिड मिलाया जाता था,
और एसिड साथियों एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर एक बूंद भी हमारे शरीर पे गिर जाती है तो वो असहनीय होती है। ठीक ऐसे ही ये काम भी मेरे लिए असहनीय था, बहुत पीड़ादायक था, लेकिन अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई खराब ना हो, उसके लिए मुझे ये काम उस समय ठीक लगा। बस मुझे काम की आवश्यकता थी, वो कोई भी काम हो जिससे कि मैं अपने बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा दे सकूं, उन्हें पढ़ा सकूं, उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी, जिसे आम भाषा में कहते हैं, वो मैं दे सकूं। मेरे लिए सबसे अच्छे क्षण उस समय में मेरे बच्चों के साथ ही थे। बस अगर उनके लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ तो मेरे लिए ये बहुत, ये कहिए कि खुशी की बात थी। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसके आगे फिर साथियों अगले ऑडियो में आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से वो मेरी फीस जमा हुई, किसने की, कैसे की, और कक्षा 12 मैंने उत्तीर्ण की या नहीं। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार साथियों।